लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे अध्याय नंबर 10 को। क्या करेंगे? अध्याय नंबर 10 को करेंगे। जो हम लोग 9 ख़त्म कर दिए थे, अब अध्याय नंबर 10 चल रहा है। अब ये लास्ट बचा हुआ है, नए साम्राज्य और राज्य। इसका चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अरविंद राजा बना। इस बच्चे को क्या नाम है? तो अरविंद नाम है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए क्या करेंगे, तो रूपहेले कागज में लिपटी तलवार को शासन से पकड़कर और चहल कदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीना भी बजानी होगी। मतलब उसे बैठकर बीना भी बजानी होगी, तो कविता पाठ भी करना होगा। क्या करना होगा? कविता पाठ भी करना होगा। और संगीत राजा कौन हो सकता है? वह अरविंद सोचने लगा। क्या करने लगा? ये सोचने लगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या बताती है परिस्थितियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। किसका? तो समुद्रगुप्त को। इसी को सिक्का में बीना बजाते हुए भी दिखाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक कवि के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे परिस्थित कहते हैं। क्या कहते हैं? परिस्थित कहते हैं। यह एक संस्कृत भाषा है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है। जिसका अर्थ क्या है? प्रशंसा। और परिस्थिति अब लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 9 मतलब गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की परिस्थिति के बारे में पढ़ा। मतलब जो 9 में हम लोग पढ़े ना, उसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़े हैं, तो उसी के दिया हुआ है। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। गुप्त काल में क्या हो गया? इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की परिस्थिति। आओ देखें समुद्रगुप्त की परिस्थिति हमें क्या बताती है। कवि ने इनमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा विद्वान था। एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की। क्या की? भरपूर प्रशंसा की। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया। क्या बताया गया? तो ईश्वर के बराबर बताया गया। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है योद्धा समुद्रगुप्त। क्या है? तो योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों और कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों और बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं और नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से क्या था? लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। अगर तुम मानचित्र 7 यानी पृष्ठ 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है और तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु देखेंगे।
उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और कुछ नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस परिस्थिति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? तो नीतियों का वर्णन करते हैं। ठीक है ना। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों का अपने साम्राज्य में मिला लिया। मतलब जो हरे रंग में है उनको हरा करके वो अपने शासकों के जो है जगह उसमें वो क्या किया था, मिला लिया था। ठीक है ना। अभी देखेंगे चित्र में। इसके बाद दक्षिणापथ के बाहर शासक आते हैं। उनमें से कुछ की राजधानियाँ को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। क्या किए हैं? तो लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। मतलब वो जीत लिया था, फिर भी वो क्या किया, समुद्रगुप्त ने क्या किया, उसे शासन करने की अनुमति दे दिया। ठीक है ना। उसका बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, बीना बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे कि सिक्के में उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है। जैसे ये जो है ना, इसमें 2-3 बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है ना, कि बिना बजाते हुए कौन सा शासक को दिखलाया गया है, तो उसमें आंसर होगा समुद्रगुप्त, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, उसमें बिना बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तरी पश्चिमी के कई गण या संघ में आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। क्या करते थे? समुद्रगुप्त के लिए ये उपहार लेकर के आते थे। उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। क्या करते थे? उनकी आज्ञा को पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थिति हुआ करते थे। क्या करते थे? दरबार में उपस्थिति हुआ करते थे। और बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है वे कुषाण व स्तंभक कुषाण तथा शक वंश के थे। कौन कौन वंश के थे? कुषाण वंश और शक वंश के। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इसमें क्या थे? श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया और अपने पुत्रों को विवाह उसके साथ कर दिया। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जैसे कि अब यहाँ पर देख रहे हैं चित्र। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर अच्छा सा आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है? ये जो लाल लाल बिंदु है वो क्या है? गुप्त वंश द्वारा जो जीते गए थे वो है। ठीक है ना। और ये नगर, जो ये काले बिंदु है, ये एक नगर है। क्या है? नगर है। और आर्यावर्त कौन है? तो ये हरा वाला है। ठीक है ना। और बाहरी राज्य के लिए बताया गया था तो ये वाला है। ठीक है। उसके बाद आंतरिक राज्य, तो आंतरिक राज्य ये है। ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो ये है वंशावलियाँ। क्या है ये? वंशावलियाँ। तो अधिकांश परिस्थितियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। मतलब पूर्वजों के बारे में भी बताती है। परिस्थिति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। मतलब जैसे एक शासक ये हुआ, फिर इनके बेटा, फिर कौन हुआ, ये हुआ, फिर इनके बेटा कौन हुआ, फिर ये हुआ। तो ऐसे ये लोग करते थे। इसको क्या कहा जाता है? तो पूर्वजों के से ये वही है, तो उसे वंशावली कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? उसी को वंशावली कहा जाता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमारी देवी लक्ष्मीगण की थी। कहाँ की थी? तो लक्ष्मीगण की थी। और पिता चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। अगर पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त की माँ का क्या नाम है, तो कुमार देवी, और कहाँ के रहने वाली थी, तो लक्षवीगण की थी। कहाँ के थी, तो लक्षवीगण की थी। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक थे, जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण किए थे। क्या किए थे, तो महाधिराज की उपाधि धारण किए थे। और समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण किए थे, मतलब समुद्रगुप्त ने भी उपाधि धारण किए थे। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह अभ्यास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। क्या हुआ, इस वंश का महत्व बढ़ता गया। थोड़ा सा यहाँ पर विक्रम संवत के बारे में दिया हुआ है। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शासकों द्वारा विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्या की थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची। क्या है ये, पूर्वजों की सूची। जैसे चंद्रगुप्त पहला हो गया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का दादा का नाम क्या हुआ, तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है ना, जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। मतलब कोई भी राजा है उसे कैसे पता चलता है, तो सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को पराजित किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्ययन 11 में मिलेगा। मतलब जो हम लोग अध्याय 11 पढ़ेंगे इसके बाद उसमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिल जाएगा। तो फिर यहाँ क्या आया था कि हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह उस अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। मतलब बहुत से ऐसे शासक है गुप्त वंश का सिक्कों से पता चलता है, लेकिन जीवनी से भी क्या चलता है, पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे। ऐसे ही एक राजा क्या थे, तो हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में लिखी। इसका कौन सा कवि था, तो इसका बाणभट्ट था। ठीक है ना, इसका नाम भी पूछा जाएगा तो बताने के लिए रेडी रहिएगा। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। मतलब राजा बनने तक का वर्णन है जो वंशावली है। चीनी तीर्थयात्री सेवन त्सवांग, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। क्या बने, तो थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कनौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कनौज को अपने अधीन कर लिया। मतलब उनके शासक ने कहाँ के शासक ने मार डाला, तो ये बंगाल के शासक ने मार डाला। किसको मार डाला, तो ये हर्ष के बहनोई को मार दिया। उसके बाद वो कनौज में शासन करता था, और फिर कनौज का हर्ष ने क्या किया, तो कनौज को फिर अधीन अपना कर लिया। फिर बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल पर आक्रमण करने के बाद मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, मतलब जितनी सफलता मिली थी उतनी
सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। मतलब जितनी सफलता बंगाल पर मिली उतना कोई जगह नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चाणक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। क्या किया? चाणक्य नरेश और पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है कि पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की परिस्थितियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य की राज्य कुषाण और तुंगभद्रा नदियों कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। और चाणक्य की राजधानी ऐहोल थी। कहाँ थी? तो ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। क्या थे? जो समृद्ध शहर थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? तो पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय प्रसिद्ध ये चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकृति द्वारा रचित प्रसिद्ध से पता चलता है। किससे पता चलता है? तो रविकृति द्वारा रचित प्रसिद्ध से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों और ख़ास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज मिला था। मतलब ये राज उनके चाचा से मिला था। नेक्स्ट है कि रविकृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्रीय तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। हर्ष का अर्थ क्या होता है? तो आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेने पड़ी। कहाँ पर शरण लेनी पड़ी? तो कांचीपुरम की दीवारें के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। चालुक्य की विजय क्या थी? तो अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्य को अनंत राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। मतलब ये दोनों कमज़ोर होते गए। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ कि ये राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने इसे समाप्त कर दिया। और इनके बारे में तुम कुछ कक्षा 7 में पढ़ेंगे। मतलब जब कक्षा स्टार्ट करेंगे 7 को, तो हम लोग वहाँ उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है? इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलाता था? मतलब इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलाता था? तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। मतलब पहले जो राजा था उन लोगों को भी कर भूमि सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है कि कर और भूमि महत्वपूर्ण रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। क्या होते थे? प्रशासनिक इकाई गांव होते थे। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए एक कदम उठाई। क्या की? सैनिक सब जुटाने के लिए वो कदम उठाई। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए। मतलब आनुवंशिक के मतलब कि जैसे कि ये परदादा बना, फिर दादा बना, फिर बाप बना, फिर बेटा बना, इस तरह से। ठीक है ना। बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे।
क्या थे, न्यायाधिकारी थे। नेक्स्ट है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वह वहाँ के स्थानीय प्रशासन में पर मुख्य व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी सार्थवान यानी व्यापारियों के काफिले का नेता प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कासियों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। क्या होती थी, कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। क्या करते थे, अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ और घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। क्या क्या होते थे, जिसमें हाथी होते थे, रथ होते थे, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान मतलब जमीन दे दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, मतलब वही ज़मीन से वो क्या करते थे, कर वसूलते थे, वही लोग का वेतन हो जाता था। ठीक है ना। क्या हो जाता था दोस्तों, तो वही वेतन हो जाता था। भूमि से ये कर वसूलते थे, जिसमें वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ में वही इसे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे दोस्तों, इस तरह का व्यक्ति वो सामंत कहलाते थे। ठीक ना। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे तो ये क्या करते थे, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे, मतलब वो सामंत से राजा बनने की कोशिश करते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है दक्षिण के राजाओं में सभाएं। क्या है, दक्षिण की राजाओं में सभाएं। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिससे सभा कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, जिससे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देख रेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ ऊर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। ऊर कहाँ गई, ग्राम से ग्राम सभा ने होने की बात कही गई। ठीक है ना। और नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम किसका नाम था, तो व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली और भूस्वामियों और व्यापारियों और नियंत्रण था। ठीक है ना। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें
नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चरित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? तो ये कालिदास, ठीक है ना। नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों का संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। क्या? संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। अन्य लोगों तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान और शकुंतलम दृश्य नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेमी कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ठीक है ना, इस बात को अब समझ में आ गया। आप चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक मछुआरों को, जो अभी हम लोग ऊपर में देखें, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। क्या मिली? एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। किसको भेंट की थी? राजा ने तो शकुंतला को भेंट की थी। पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई, मतलब एक मछली उसे निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो दरबार ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। क्या क्या? चोरी का आरोप लगा दिया। मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया, मतलब पुलिस अधिकारी थे वो भी क्या किया, बहुत बुरी तरह से उस पर पेश आए। उन अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुई, उन अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने मछुआरों को इनाम दिया। उन्होंने मछुआरों को क्या क्या? इनाम दिया। और पुलिस वाला और दुर्पाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ क्या क्या? शराब खाने चल पड़े। कहाँ गए? तो शराब खाने चल पड़े, उनके पैसे को हड़पने के लिए। तो चलिए दोस्तों, और अभी देखते हैं। चीनी तीर्थयात्री फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया, मतलब चीनी फाहियान था, उसका नज़र उन लोगों पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। क्या करते थे? अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे, मतलब लकड़ी को बजाते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। एक जगह वान्यभार द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। क्या गया है? सजीव चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राजा की सोना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाला चर्चे जैसे बर्तन, असबाबा, खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवर की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलाना
चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या किसी अनुरोध उनके सामने रख सके, क्या कर सके, उनके सामने रख सके। नेक्स्ट है, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विंध्यावंश की निशानी छोड़ जाती थी। क्या करती थी? विनाश और विंध्यावंश की निशानी ये छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे। गांव वालों की झोपड़ियां क्या करते थे? हाथी कुचल डालते थे। और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बानभट्टी लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती है। क्या करती है? पूरा दुनिया धूल की गर्त में डूब जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, अन्यत्र। मरुभूमि होते हुए भी सर्दियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्र व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या की थी? एक भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते हैं। मतलब ये बेदुइन क्या होते हैं? जो घुमक्कड़ कबीले होते हैं। मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते हैं। मुख्य रूप पर किस पर आश्रित होते हैं? तो ऊँटों पर आश्रित होते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। मतलब मरुस्थल में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया। सभी को क्या किया गया? समान माना गया है। यह इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया। क्या? तो कुरान का एक अंश दिया गया। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, और फिर भक्ति स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, और उपवास रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, और अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, और अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इन नए धर्मों को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया। क्या किया? सिंध को जीत लिया, जो वर्तमान कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। तो दोस्तों आज